नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे गुना से बड़ी खबर की। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया और लगातार आक्रोश गुना में इसको लेकर बढ़ता जा रहा था। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। कल तमाम आरोपी के घर पर बुलडोजर चला और इस बीच अब जानकारी ये कि चौथे आरोपी के मकान पर भी प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। ड्रिल मशीन की मदद से आरोपी का ये मकान तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आरोपी संजू सैनी के मकान को ड्रिल मशीन की मदद से जमींदोज किया जा रहा है। तो कार्रवाई के बाद गाजर गांव में पहुंचकर प्रशासन पांचवें आरोपी के मकान को भी जमींदोज करेगी। देखिए, कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीरें गुना की चौथे आरोपी के मकान को किस तरह से प्रशासन की टीम ध्वस्त करने में जुटी हुई है। ड्रिल मशीन के जरिए इस मकान को अच्छी तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि खौफ जरूर बदमाशों में हो, जिससे आगे इस तरह की घटनाएं सामने न आए। तो तस्वीरें गुना की हैं। छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया और गुना में लगातार आक्रोशित लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। लगातार कार्रवाई की मांग लोगों की तरफ से की जा रही थी और कार्रवाई होना जरूरी भी। तस्वीरें देखिए, तमाम जो आरोपी उनके मकानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया। और अब तस्वीरें चौथे आरोपी के मकान पर जब प्रशासन की टीम पहुंची, तब किस तरह से पूरी टीम ने मिलकर ड्रिल मशीन की मदद से मकान को ध्वस्त किया है। कि विजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय, निश्चित तौर पर यह कार्रवाई बेहद जरूरी, क्योंकि आक्रोश जो था महिलाओं का, तमाम लोगों का गुना के, वो जायज था। इस तरह से अगर बेखौफ बदमाश होंगे तो लगातार अपराधों का ग्राफ ऊपर बढ़ता रहेगा। जी ऋतु, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आरोपियों के हौसले इतने बुलंद ना हो और एक नजीर बने, इसको लेकर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई जो है कल से ही शुरू कर चुका है। और चौथे आरोपी संजू सैनी का ये मकान है चाचौड़ा में, जिस पर प्रशासन ड्रिल मशीन की मदद से इसको तोड़ रहा है, क्योंकि अंदर की बस्ती में ये मकान होने के कारण वहां पर जेसीबी मशीन नहीं पहुंच सकती थी, पॉकलैंड मशीन नहीं जा सकती थी। इसलिए अब ड्रिल मशीन का सहारा लेकर प्रशासन इस कार्रवाई को जो है अंजाम दे रहा है। और ये चौथा आरोपी है जिसका मकान जो है जमींदोज किया जा रहा है। इसके कुछ देर बाद ही गादेर गांव में जो पांचवा आरोपी है उसके मकान को पॉकलैंड मशीन की मदद से जो है प्रशासन गिराने की तैयारी कर चुका है और कुछ ही देर बाद वहां पर भी कार्रवाई शुरू होगी। जी, निश्चित तौर पर विजय, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से चौथे आरोपी के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। पांचवें आरोपी तक भी पहुंचा जाएगा। विजय, ऐसी जानकारी, साथ ही कानूनी तौर पर भी एक सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है बड़ी मुस्तैदी से जो है अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस की कई टीमें जो है जो फरार आरोपी हैं उनकी पतारसी के लिए निकल चुकी हैं कल ही से। और हर साइबर सिस्टम को, सारी चीजों को देखा जा रहा है कि आरोपी कैसे जो है पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। वहीं चाचौड़ा थाना प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह बलवीर सिंह गोड़ को चाचौड़ा थाना प्रभारी बनाया गया है। और भारी पुलिस बल जो है अभी गादेर गांव के लिए रवाना हुआ है, जहां पर पांचवें आरोपी के मकान को, जो 2 मंजिला आरोपी का मकान है, उसको ढहाने की कार्रवाई अभी कुछ देर में प्रारंभ होने वाली है। जी, निश्चित तौर पर, और कार्रवाई निश्चित तौर पर नज़ीर भी बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका विजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार गुना से पहुंचा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से चौथे आरोपी के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी। पोकलैंड मशीन, जो जेसीबी की मशीन यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए ड्रिल मशीन के जरिए कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते, ग्वालियर से एक बड़ी खबर है। ग्वालियर में बेखौफ है बदमाश और इसकी बानगी एक और मामले के जरिए सामने आई है। बंगाली कॉलोनी में देर रात घर के बाहर फायरिंग हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। मुरार थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी की घटना। पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में लगातार जुटी हुई। तस्वीरें देखिए, हालांकि पहला मौका नहीं है जब ग्वालियर से इस तरह की वारदात सामने आई हो। कितने बेखौफ हैं यहाँ पर लोग, आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। घर के बाहर देर रात फायरिंग की घटना और ये जो बाइक सवार है वो भी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है। तो इस तस्वीर के जरिए पुलिस कार्रवाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
आगे बढ़ते बात करेंगे इंदौर की बड़ी खबर है। पति ने पत्नी को गोली मारी है। मामूली विवाद में गोली मारी गई। लाइसेंसी बंदूक से हीरालाल ने अपनी पत्नी आनंदी बाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद लाइसेंसी बंदूक दोस्त के घर छुपाई थी। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि लाइसेंसी बंदूक भी अब पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस ने जब्त कर ली है। निजी बीमा कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम ये आरोपी कर रहा था। विजयनगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर की घटना है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। तो पति पत्नी में मामूली विवाद था, जिसके चलते पति ने पत्नी को गोली मार दी। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है। देर रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोले का मंदिर थाना के शिव कॉलोनी की घटना। 35 साल के विकास यादव की गोली मारकर हत्या की गई है। पड़ोस में रहने वाले रामप्रकाश झा और ममताज झा पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। गोला का मंदिर थाने में दोनों पर हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस आरोपियों की तलाश लगातार कर रही है। ग्वालियर का ये मामला, जहां पर देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 35 साल के विकास यादव की गोली मारकर हत्या की गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई आरोपी की तलाश रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कांकेर की, जहां शहर के आमापारा वार्ड में भालू घुसा है। आए दिन रिहायशी इलाकों में भालू नजर आते हैं। शहर के मुख्य मार्ग के किनारे झील में भालू छुप गया। हालांकि वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। भालू को बाहर निकालने की कोशिशों में वन विभाग लगातार जुटा हुआ। इलाके में लोगों की भारी भीड़ यहां पर जमा हो गई, क्योंकि निश्चित तौर पर चिंताजनक तस्वीरें हैं कांकेर की। जब रिहायशी इलाकों में भालू की आमद होती है तो दहशत भी पैदा होती है लोगों में, क्योंकि कभी भी ये वन्य प्राणी लोगों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। कर्मचारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रोड सुबह का वक्त और दो भालू तस्वीरों में चहलकदमी करते हुए कैद हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बालोद की। जिले के कई इलाकों में गजराज की दस्तक देखी जा रही है। मरकाटोला के रास्ते जिले में दंतेल हाथी पहुंच गए हैं। अलग अलग इलाकों में 2 दंतेल हाथी विचरण कर रहे हैं। धनापुर गांव में भी दूसरा दंतेल हाथी मौजूद है। अब तक 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। आपको बताते हैं कि इलाके में इसके बाद से ही दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट कर रहा है। तो बालोद की तस्वीरें, जहां पर दंतेल हाथियों की आमद की वजह से लोग भी बेहद परेशान, बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि हाथी जब हमला करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ग्रामीणों का बचना, साथ ही फसलों को भी जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है, लेकिन बेहद ही मुश्किल परिस्थिति बालोद वासियों के लिए। आगे बढ़ते हैं बालोद से अगली बड़ी खबर। बरही गांव में दंतेल हाथी का उत्पात लगातार जारी है। आपको बता दें कि रास्ते में हाथी की मौजूदगी से दहशत में राकेर आ गए, क्योंकि जब रास्ते में ये लोग निकल रहे थे उसी दौरान हाथी उन्हें नजर आए। वीडियो भी सामने आए। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर मुस्तैद थी। राहगीरों को सुरक्षित उन्होंने उनके घरों तक पहुंचाया। किनार गोंदी से नर्रा गाँव की ओर ये बाइक सवार जा रहे थे, क्योंकि घना अंधेरा इस दौरान था और हाथी हमला भी कर सकता था बाइक सवारों पर। इससे जो ग्रामीण थे वो भी डर गए थे। हालांकि जो वन विभाग की टीम यहां पर मौजूद थी, उन्होंने सुरक्षित इन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। तो बरही गांव, जहां पर लगातार दंतेल हाथियों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं बालोद के बरही गांव से। आगे बढ़ते बात करेंगे कोरबा की, जहां पर अवैध हुक्का पार्टी पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। जन्मदिन पर शराब और हुक्का पार्टी चल रही थी।
ट्री टॉप कैफे के संचालक समेत 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी रईस जादे हैं। रामपुर इलाके के निहारिका में कैफे चल रहा था। रामपुर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध शराब और हुक्का पार्टी, जिस पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तो जानकारी कोरबा से रामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बर्थडे पार्टी के दौरान शराब और हुक्का पार्टी जारी थी, उसको लेकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। 6 रईस जादों को गिरफ्तार किया। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। बारिश के खत्म होते ही वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। भोपाल में 213 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। प्रदूषण से प्रदेश के कई शहरों की हालत बेहद खराब। ग्वालियर और सिंगरौली की हालत भी सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। ग्वालियर का AQI 321 पर पहुंच गया है। शायद प्रदेश के अन्य शहरों की आबो हवा खराब हो गई है, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता ठीक नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये पुराने भोपाल का इलाका, और ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से गुजरे थे और उन्होंने यहां की खस्ताहाल सड़कों को लेकर अधिकारियों को चेताया था। आप देख सकते हैं कि सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि तेज़ धूल जो है इस इलाके में उड़ती रहती है, और इसकी वजह से अगर भोपाल राजधानी की बात करूं तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का अगर लेवल है वो 213 जो है वो मापा गया है, जबकि मानक जो कहता है कि 50 जो AIQ लेवल जो है वो 50 तक होना चाहिए। ये शुद्ध हवा मानी जाती है। लेकिन न केवल राजधानी भोपाल, अगर दूसरे शहरों की बात करूं तो ग्वालियर और सिंगरौली वो शहर है जहां AQI लेवल जो है वो 300 के पार हो गया है। चूँकि बरसात के मौसम में जो सड़कें ख़राब हुई थी, बरसात के समय तो इससे पानी की वजह से नमी थी और नमी के चलते ये धूल नहीं उड़ रही थी। लेकिन अब चूँकि बारिश थम चुकी है और ऐसे में ये जो धूल है वो लगातार उड़ रही है। हालांकि प्रदेश सरकार के जो PWD मंत्री हैं उन्होंने दावा किया है कि 1 महीने में सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, और उम्मीद करते हैं कि सड़कें जब दुरुस्त होगी तो इस तरह की जो धूल उड़ रही है इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और आम लोग जो बीमार हो रहे हैं इस धूल से उनको भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे गुजरात के मोरबी की, जहां पर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सभी लोग डरे हुए हैं। हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। CCTV फुटेज जो कि फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोरबी के मच्छू नदी पर एक हादसा, ब्रिज गिरने से अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में भी लिया। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, CCTV फुटेज सामने आ चुका है इस घटना से जुड़ा हुआ, जो कि बेहद हैरान कर देने वाला है। कुछ लोग जो कि इस पुल पर मौजूद थे वो जानबूझकर इस पुल को गिराने की कोशिश में मुझे लगता है कि मौजूद थे। देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से इस पुल को जानबूझकर हिलाया जा रहा था, और उसके बाद अचानक से ये पुल टूटकर गिर पड़ता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफी सारे लोग इस पुल पर मौजूद थे, जबकि इस पुल की कैपेसिटी सिर्फ 100 लोगों की थी, क्षमता सिर्फ 100 लोगों की थी। लेकिन तमाम लोग जब इस पुल पर मौजूद थे तो अचानक से फिर कर ये पुल नीचे जा गिरा, क्योंकि हैंगिंग पुल था, इसलिए बेहद ही मुश्किल परिस्थिति रही, और अचानक से तमाम जो लोग थे वो नीचे पानी में जा गिरे। 141 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में, इसकी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन राहत बचाव के कार्य भी लगातार गुजरात के मोरबी में जारी। कैसा हादसा, इसकी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और आगे बढ़ते बात करेंगे बिलासपुर की। बड़ी खबर है, SDRF टीम की नाव पलट गई। घाट की निगरानी में ये नाव लगी हुई थी, जो कि अचानक से पलट गई। अरपा छठ घाट पर SDRF के साथ जो तमाम जवान थे उस नाव में मौजूद थे, सवार थे। नाव में सवार सभी जवान हालांकि बाल बाल बच गए हैं। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुबह अर्घ देते समय हादसा हुआ है। जवानों ने नाव को सीधा किया, उसके बाद उसे किनारे तक लेकर आए। चूंकि लाइफ जैकेट SDRF के जवान पहने हुए थे, इसलिए सभी की जान बच गई है, सभी सुरक्षित बाहर आ गए।
और अब केरल से बड़ी खबर है। माता अमृतानंदमयी मठ में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मठ की हथिनी को फल भी खिलाए हैं, साथ ही ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि दिव्य और अलौकिक वातावरण हृदय को अद्वितीय ऊर्जा से समृद्ध करने वाला है। अम्मा जी के मठ में हथिनी लक्ष्मी को अपने हाथों से अन्न और फल ग्रहण कराकर अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट और तस्वीरें देखिए। जब इस मठ में सीएम शिवराज पहुंचे तो इस तरह से हथिनी को फल खिलाए। तो इस ट्वीट की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट, जब मठ में वो पहुंचे और हथिनी को फल खिलाए तब आनंद की प्राप्ति हुई, इस बात का जिक्र उनके इस ट्वीट में है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश विधानसभा को संबोधित करेंगी। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने की तैयारी, साथ ही विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विशेष सत्र का आयोजन होगा। तो बड़ी जानकारी, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आमंत्रण भेजा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विशेष सत्र में आमंत्रित किया था। और अब देखिए सैद्धांतिक सहमति उनकी तरफ से सामने आ चुकी है। माना जा रहा है कि नवंबर के महीने में ही विशेष सत्र 2 दिवसीय सत्र बुलाया जाएगा विधानसभा का, और उस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। तो मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास होगा वो क्षण जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के सत्र को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही मध्य प्रदेश विधानसभा को संबोधित कर सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम जी हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा राष्ट्रपति का और किस मकसद से वो आ रही हैं, उनसे बात करेंगे। सर, राष्ट्रपति जी का क्या कार्यक्रम फाइनल हो गया है? माननीय राष्ट्रपति जी को हम आमंत्रण देने गए थे, चूंकि देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, और जब आज़ादी आई तो हमने संसदीय लोकतंत्र को ही स्वीकार किया संविधान के भीतर से। इसलिए इस अवसर पर यदि हमारे देश की प्रथम अधिकारिता प्राप्त व्यक्ति हमारे यहाँ संबोधन करेगा तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा विषय होगा। इसलिए हमने प्रयास किया है कि वो आकर के हमारे विधानसभा को संबोधित करेंगे। सैद्धांतिक सहमति मिल गई है उनकी, अभी तारीखें नहीं आई हैं। जैसी तारीख मिलेगी तो विधानसभा आहूत की जाएगी। सर, ये कुछ तय किया कि कितने दिन का सत्र रखेंगे और क्या महीना कोई ऐसा तय किया गया हो? उनसे हमने नवंबर के लिए आग्रह किया कि नवंबर में हमको, क्योंकि दिसंबर में तो हमारी विधानसभा ही आ जाएगी, तो वो विधानसभा जो नियमित आती है, गवर्नर साहब के सूचना वाली आती है, उसमें हम नहीं चाहते। इसलिए विशेष सत्र चाहते हैं केवल उनके लिए कि उनका उद्बोधन हो। तो विशेष सत्र नवंबर में मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कितने दिन का सर ये विशेष सत्र हो सकता है? अब उसको बाद में विचार करेंगे, पर मेरी इच्छा है कि 2 या 3 दिन का हो जाए तो अच्छा। लोगों को बोलना विषय में, जैसे किसी विषय पर चर्चा हो जाए तो वो चर्चा करा ले, और इसके बाद दूसरे जब अंतिम हो तो अंतिम दिन उनका उद्बोधन हो जाए। तो ये है गिरीश गौतम जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना यह है कि जो सैद्धांतिक सहमति है वो राष्ट्रपति महोदया से मिल गई है, लेकिन तारीख जल्द ही तय होगी और मध्य प्रदेश विधानसभा में वो आ सकती हैं। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर सरकार का एक अहम फैसला सामने आया है। स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम मध्य प्रदेश गान के साथ ही शुरू होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। 1 नवंबर जब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और 1 से 7 नवंबर तक कई सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाने हैं। तो जो भी कार्यक्रम शुरुआत जिसकी होगी और उसकी शुरुआत जब होगी तो मध्य प्रदेश गाना होगा। ये विभाग की तरफ से आदेश भी जारी हो चुके हैं। 1 नवंबर यानी कि कल से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो 7 दिनों तक सिलसिलेवार कार्यक्रम होंगे और हर कार्यक्रम का आगाज मध्य प्रदेश के गान के साथ ही होगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 1 नवंबर यानी कि कल से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। 7 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे कई सारे कार्यक्रम और मध्य प्रदेश गान के साथ ही शुरुआत होगी।
और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। महाकाल लोक थीम पर इस बार तैयारियां हो रही हैं। मंच जो तैयार किया गया है उसकी थीम महाकाल लोक पर आधारित है। कार्यक्रम स्थल पर भगवान शिव की कलाओं की छटा इस बार दिखने जाएगी। साथ ही प्रसिद्ध संगीतकार शंकर एहसान लॉय प्रमुख प्रस्तुति देंगे। शिव महिमा की नृत्य नाट्य प्रस्तुति होगी। आकर्षण का केंद्र पिछले 2 सालों से कोविड के चलते इसका आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन स्थापना दिवस इस बार भव्यता के साथ मनाया जाएगा और समारोह जो है वो 1 सप्ताह तक चलेगा। साथ ही तमाम जो तैयारियां इसको लेकर देखिए किस तरह से पूरी की जा रही हैं, क्योंकि महाकाल लोक की थीम पर इस बार डेकोरेशन और भगवान शिव की महिमा की छटा अब नजर आएगी। कल यानी 1 नवंबर को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है और स्थापना दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मुख्य मंच है और इस बार जो यहाँ की थीम रहने वाली है वो महालोक की रहने वाली है, क्योंकि महाकाल लोक जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले ही जनता के लिए उद्घाटित हुआ है और ऐसे में मध्य प्रदेश सहित पूरे विश्व में इसको सराहा जा रहा है और ऐसे में इस बार के स्थापना दिवस की भी थीम भी शिव रखी गई है। शिव से जुड़ी हुई चीज़ें जो है इस मंच पर लगाई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इस बार 2 साल से लगातार जो कोविड का समय था और ऐसे में स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार जो तैयारियाँ हैं वो लाल परेड ग्राउंड पर बड़ी व्यापक तैयारियाँ की गई। आप देख सकते हैं हजारों लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। लोगों के आने जाने के लिए तमाम जो इंतजाम है वो उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद जो है कल यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे और इसमें मुख्य प्रस्तुति जो है शंकर एहसान लॉय जो है वो मशहूर जो संगीतकार हैं उनकी यहाँ प्रस्तुतियाँ होंगी। और इस बार खास बात एक और है कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस 7 दिन तक मनाया जाएगा। अब से पहले केवल 1 दिन तक स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो 7 दिन का स्थापना दिवस मनाने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। न केवल राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उन सब में भी अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस दौरान मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी हुई प्रमुख चीज़ों को लोगों से रूबरू कराया जाएगा। चाहे वो मध्य प्रदेश गान की बात हो, कौन सा जिला कब बना, या यहाँ की संस्कृतियों की बात हो, या ऐतिहासिक धरोहरों की बात हो, ये सारी चीज़ें जो है इन 7 दिन में लोगों तक पहुँचाई जाएंगी ताकि जो लोग हैं वो अपने मध्य प्रदेश जो 67 साल का मध्य प्रदेश हो चुका है उसके बारे में जान सकें। तो अपने आप में इस बार का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है इस बार महाकाल लोक को समर्पित रहने वाला है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और आधुनिकता के दौर से दूर जंगलों में रहने वाली जनजातियों की अपनी समृद्ध संस्कृति है। अलग अलग जनजातियों के अपने त्योहार, लोक नृत्य और गीत भी हैं। इनकी कला और संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर तक इसका आयोजन होना है और राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव होगा। इसे लेकर विदेशों से कलाकारों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सर्बिया, मालदीव्स और इंडोनेशिया के कलाकार रायपुर पहुंचे, जिनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत विदेशी कलाकारों ने वहां अपनी कला का प्रदर्शन भी किया और इस महोत्सव में देश विदेश के 1500 से ज्यादा जनजातीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। पटेल ने पूरे ही राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी शहर शहर एकता रैली का नजारा देखने को मिला। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। आपकी स्क्रीन पर इस आयोजन की 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर कोरबा से सुबह 7:30 बजे ही घंटाघरी चौक पर एकता दौड़ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की भागीदारी रही। दूसरे में सूरजपुर, जहां आयोजित रन फॉर यूनिटी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया और बलौदाबाजार और मुंगेली की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।